नमस्ते मित्रों, बीए पार्ट 1 के साहित्य जगत पाठ्यक्रम की बेजगह अनामिका की कविता जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। आप कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, संस्मरणकार, आलोचक, अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध है। बेजगह यह कविता नारी जाति की विडंबना को स्पष्ट करती है। अक्सर ये कहा जाता है कि जब आदमी खुद जिसे अनुभूत करता है वही आदमी अच्छी तरह से उसको शब्दों में लिख पाता है। अनामिका का भी वही हाल है। ये जो कविता है बेजगह, ये कविता नारी जाति की विडंबना को, उसकी त्रासदी को स्पष्ट करती है। कवित्री ने इस कविता के द्वारा जो है नारी की जो विवशताएं हैं उसको स्पष्ट किया है। बचपन में जब कवित्री पाठ्यक्रम पढ़ती थी उस समय उसे संस्कृत की मनुस्मृति की वो बातें पढ़ाई गई थी जो अब उसे याद आ रही है कि औरत, नाखून और बाल, केश तीनों जब अपनी जगह से हटते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। यह उन्हें संस्कृत की टीचर समझाती थी और डर के मारे ये लड़कियां जो थी, स्वयं अनामिका भी, वो बर्फ की तरह जम जाती थी क्योंकि उनको डर रहता था कि नारी जाति की सामाजिक जीवन में क्या हैसियत है, उसकी क्या कीमत है। आगे वो कहती है कि जगह क्या होती है। नारी की कोई कीमत नहीं होती, उसके लिए कोई जगह नहीं होती। इस बात को उन्होंने स्पष्ट करते हुए, तस्दीक देते हुए कहा है कि वो जब पहली कक्षा में पढ़ती थी उस समय ही उसने कहा था, समझा था कि नारी की क्या आखिरकार जगह होती है। जो पाठ्यक्रम में आरंभिक पाठ थे उसमें क्या था? राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिछा, राम देख वह तेरा कमरा है। कवित्री कहती है कि मेरा कहाँ कमरा है, मेरी कहाँ जगह है। क्योंकि घर में अक्सर जो होती है लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए जगह निश्चित होती है, औरतों के लिए नहीं होती। और यही अफसोस उसको है। और मेरा जब वो सवाल करती थी तब उसको ये बताया जाता है कि लड़कियां हवा होती है, धूप होती है, मिट्टी होती है, कि उनका कोई घर नहीं होता। हवा का कोई घर नहीं होता, मिट्टी का कोई घर नहीं होता, धूप का कोई घर नहीं होता। उसी प्रकार से लड़कियों का कोई घर नहीं होता। बचपन में पिता के संरक्षण में पाल पोस कर बड़ी होती है, जवानी में वो अपने पति के सहारे अपना जीवन यापन करती है और बुढ़ापे में अपने पुत्र के यहाँ रहकर उसको अपनी जिंदगी काटनी चाहिए। यह हमारे महान धर्म की एक अवधारणा है जिसे कवित्री ने यहाँ स्पष्ट किया है। जिनका कोई घर नहीं होता, उनकी कोई जगह नहीं होती, कौन सी जगह होती है उनकी? कवित्री सवाल करती है कि घर छूटने के बाद उसका कोई अस्तित्व भी नहीं रहता मायके में, क्योंकि ससुराल ही उसका घर होता है। यह हमारा धर्म, हमारा शास्त्र, हमारे संस्कार औरतों को बताते हैं। और जब मायका छूट जाता है, पल भर में वो एक लड़की से औरत बन जाती है, कटे हुए नाखूनों की तरह। अपने स्थान से हिल जाने के बाद उस नाखून की कोई अहमियत नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसी प्रकार से उस लड़की की कोई कीमत नहीं होती। जब औरत कंघी करती है, अर्थात अपने बाल जो है बिखरे हुए बालों को ठीक करती है, उस समय 2-4 बार बाल कंघी में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, उन बालों की कोई अहमियत नहीं होती। ठीक उसी तरह से एक बार जब लड़की घर छोड़ती है तो लड़की की कोई कीमत नहीं होती। और वह एक प्रश्न पूछती है कि नेल कटर या कंघियों में फंसे हुए बालों का या नाखूनों का उसको कभी एहसास तब नहीं होता था जो अब होता है। परंपरा से छूटकर बस उसे यह लगता है कि किसी बड़े क्लासिक से बीए के प्रश्न पत्र पर छिटकी हुई एक छोटी सी पंक्ति हूं मैं। आप तैयारी करके जाते हैं इम्तिहान के लिए, मान लीजिए कोई महाकाव्य या कोई कठिन
काव्य आपके पाठ्यक्रम में लगाया है, आप पूरी तैयारी करके जाते हैं और आपका अपेक्षा भंग होता है। आप सोचते हैं कि मैंने इतनी तैयारी की और एक कॉर्नर का कोई सवाल आ गए। औरत का भी वही हाल है। ये कवित्री जो है वो कहती है, और उस पंक्ति की व्याख्या करना, उसकी परिभाषा देना बड़ा मुश्किल होता है। आप तैयारी एक सिलेबस के पाठ्यक्रम की एक विशिष्ट विषय वस्तु की करते हैं और उसी पाठ्यक्रम से संबंधित कोई अलग बात आपको जब पूछी जाती है तब आप मन में सोचती है कि अरे ये कौन सा सवाल मुझे पूछा गया है। लड़की का भी वही हाल है। अंत में वो कहती है कि सारे संदर्भों के पार मुश्किल से उड़कर पहुंची हूं, ऐसी ही समझी पड़ी जाऊं जैसे तुकाराम को कोई अधूरा अभंग। संतों की गाथा या किसी भी संत की रचना जो समझना बड़ी मुश्किल होती है, नारी जाति को उन्होंने संत तुकाराम के एक अधूरे अभंग की उपमा देते हुए कहा है कि नारी को समझना अर्थात जो है वो किसी संत महात्मा की किसी अधूरी रचना को समझने के समान है। आज भी ऐसे अनेक संत हमारे देश में हुए हैं। संत तुकाराम तो खैर हमारे अपने हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो उनकी कोई भी रचना समझना इतनी आसान बात नहीं होती। हमको लगता है कि केवल शब्द से शब्द जुड़े होते हैं इसलिए वो रचना हमारी समझ में आएगी, ऐसी हमारी अवधारणा होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसी कई रचनाएं हैं संतों की कि जिनको समझना आज भी बड़ी मुश्किल और जद्दोजहद की काम रचनाओं का नाम है। और इसी जद्दोजहद की उधेड़ बूंद में परेशान होकर विद्वान लोग अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, नारी जाति का भी वही हाल है। यह कविता केवल नारी विमर्श को उद्घाटित नहीं करती, इसमें कहीं भी ना कवयित्री ने यह नहीं कहा कि पुरुष उस पर अन्याय करते हैं। सवाल यह है कि नारी को समझने का हम प्रयास करते हैं या नहीं, या करेंगे या नहीं, और इसके लिए कुछ हद तक स्वयं नारी भी जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक नारी अपनी खुद की पहचान नहीं बनाएगी तब तक उसकी कीमत, अपनी कीमत नहीं बढ़ाएगी तब तक उसकी कीमत पुरुष ही करेंगे। इसलिए गार्बेज से लेकर कचरे तक यह नारी जाति का प्रवास है। तो इस प्रकार से इस कविता के द्वारा एक और अनामिका ने इस बात को स्पष्ट किया है कि किस तरह से वह नारी जाति के प्रवास की ओर देखती है। और दूसरी बात यह है कि नारी का कोई घर नहीं होता। इन दोनों बातों को मद्देनजर रखकर अनामिका ने जो है यह रचना लिखी है और इसके द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि बचपन में पिता के घर, जवानी में पति के घर और बुढ़ापे में पुत्र के घर अपनी बची हुई जिंदगी काटना, यही नारी जाति की नियति है। उसका कोई अपना अलग वजूद, अपना अलग अस्तित्व या कोई अपना अलग घर नहीं होता। इसी व्यथा को कवयित्री ने इस कविता के द्वारा जो है वह शब्दबद्ध किया है। यही इस कविता का उद्देश्य और संदेश भी है। धन्यवाद।